हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज आप लोग जैसा मुझसे कह रहे थे मैम क्वेश्चन करा दो, क्वेश्चन बता दो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो मैंने सोचा कि भाई मॉडर्न एज तक मैंने करवा दिया है, तो अब मैं क्वेश्चंस जो हैं वो आपको क्वेश्चंस राइटर्स ग्रामर सभी चीज़ जो है वो करवा दूँ। और हाँ, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी कराऊंगी, आई एम वर्किंग ओवर इट। तो वो भी जो है आप लोगों को करवाऊंगी, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कि क्या इतिहास है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का। और आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। जब तक मैंने 8 क्वेश्चंस इस पे लिख रखे हैं, उसके बाद मैंने कहा पहले बिना टाइम वेस्ट करे पहले 8 क्वेश्चंस करा दूंगी, फिर उसके बाद और लिखूंगी। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके हिस्ट्री के, वो क्वेश्चंस आप लोगों को मैं करवा रही हूँ, जिससे कि ये हेल्पफुल रहे। जो अभी तक आपने पढ़ा उन पे बेस्ड क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। और थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का इतना प्यार, इतनी जो है मुझे ब्लेसिंग्स जो है वो मिल रही हैं। और जैसे किसी एक अभी एक जो है स्टूडेंट है सरिता, उसने लिखा कि इतने कम लाइक्स एक किसी मेरे पुराने मिल्टन के वीडियो पे। तो मुझे लगता है कि अच्छे लोग अच्छी चीज़ें जो है ना वो थोड़ी देर से समझ में आती हैं। तो इसीलिए धीरे 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 मुझे जो है वो लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंसर्न। एंड गुण गुप्ता है, उन्होंने मुझे लिख के भेजा है कि जब से आपसे पढ़ना शुरू करा है तो उससे किसी और का जो है देखने का मतलब कुछ ऐसे ही वर्ड्स उन्होंने यूज़ करे हैं कि किसी और का जो है पसंद नहीं आ रहा है, आपका अच्छा लगता है। तो थैंक यू वेरी मच। और बहुत सारे लोगों ने मुझे जो है उस पर जो है मतलब जो है बोला है। तो मैं बाकी सबके जो है नाम समेत मैं जो है दो चार ले लिया करूंगी, जो बता दूं आप लोगों को। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मोनार्क्स डिड चौसर लिव। तो हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करा है कि चौसर जो है वो कौन कौन से राजाओं के शासन के दौरान जो है वो चौसर का जो है वो जन्म और माना जाता है। तो कौन कौन से राजाओं के समय में है, तो देखिए ये माना जाता है चौसर का कि कौन कौन से हैं। देखिए ये आपका है हेनरी सॉरी एडवर्ड थर्ड, और इसके बाद है आपका रिचर्ड सेकंड एंड हेनरी फोर्थ। ये सारे के सारे हैं। देख लीजिए, फिर दोबारा से बता रही हूँ और लिख भी दूंगी, एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड एंड हेनरी फोर्थ। मतलब हेनरी फोर्थ का उसने केवल थोड़ा सा ही जो है उसका शासन जो है वो देखा। अधिकतर समय उसने जो है एडवर्ड थर्ड एंड रिचर्ड सेकेंड। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि चौसर के फादर जो थे वो विंटनर थे, यानी कि वाइन का बिजनेस करने वाले थे। और उस समय का ये एक उसके फादर का काफ़ी जो है वो आना जाना था दरबार में। और उन्होंने जो है चौसर को एक ये अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो भी जो है उसमें जाकर जो है जैसे राजकुमारों को शिक्षा मिली थी ऐसे ही चौसर को भी जो है वो मिली थी। और एडवर्ड थर्ड के समय में जो है वो ही बिकेम अ पेज। और उसने जो है वो जब 100 ईयर वॉर शुरू हुआ था तो वो उसके साथ जो है एक उस पर भी गया था, जैसे कहना चाहिए कि एस्पायर मूवमेंट में भी गया था। और उसको उस मूवमेंट में जब उसे पकड़ लिया गया था तो खुद एडवर्ड थर्ड ने उसके लिए जो है जो रैंसम जो है वो दी थी। उसके बाद रिचर्ड सेकेंड जो कि वन ऑफ द वर्स्ट रूलर्स में से एक माना जाता है, उसके दरबार में। और उसके बाद आया हेनरी फोर्थ के समय। तो ये है 3 राजाओं का नाम है। मैं आप लोगों को इसके बारे में बता भी देती हूँ और लिख भी देती हूँ। देखिए एडवर्ड थर्ड सबसे पहले जब उसका जन्म हुआ उस समय, रिचर्ड सेकेंड एंड हेनरी फोर्थ, ये 3 मोनार्क्स थे। 100 ईयर वॉर्स बिगेन इन, कौन सी सेंचुरी में 100 ईयर वॉर जो है वो शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 14th सेंचुरी में। अब ये 100 ईयर वॉर्स इट वॉज नियर अबाउट 116 years
100 ईयर वॉर एडवर्ड थर्ड स्टार्टेड क्योंकि एडवर्ड थर्ड ने क्लेम किया था फ्रेंच थ्रोन पर, और ये वॉर शुरुआत हुई थी कुछ विक्ट्रीज, काफी लंबी से काफी सारी विक्ट्रीज जो है वो इंग्लैंड, कभी इंग्लैंड का पलड़ा भारी, कभी फ्रांस का पलड़ा भारी, लेकिन फाइनली ये जो 100 ईयर वॉर है इसे में जो विक्ट्री हुई थी वो फ्रांस की विक्ट्री हुई थी, और इसे 100 ईयर वॉर कहा जाता है। मगर ये 116 साल तक चला था और ये वॉर शुरू हुआ था 14 सेंचुरी में, एडवर्ड थर्ड के टाइम में शुरू हुआ था। तो एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन भी है। इन विच सेंचुरी डिड नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टेक प्लेस? कौन सी सेंचुरी में नॉर्मन्स कॉन्क्वेस्ट हुआ था? नॉर्मन्स जो कि स्कैंडिनेवियंस थे, वाइकिंग्स के वंशज थे, नॉर्मन्स जो कि नॉर्मन्स जो कि नॉर्मेंडी से बिलोंग करते थे जो फ्रांस में है, और उनका राजा था विलियम। उससे जो है वादा किया था एडवर्ड द कन्फेसर ने कि भाई वो उसको राजा बना देगा ब्रिटेन की, इंग्लैंड की गद्दी का। मगर उसने बना दिया राजा किसको? हेरोल्ड को। और लड़ाई हुई जिसे नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट या बैटल ऑफ हेस्टिंग्स कहा जाता है 1066 में। तो 1066 में हुआ तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, यानी कि जब इंग्लैंड पर फ्रेंच स्पीकिंग क्लास आई रूल करने के लिए, तो वो थे इट टुक प्लेस इन द 11th सेंचुरी। तो इन विच सेंचुरी? तो ये है आपका 11th सेंचुरी, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स 1066। तो ये मैंने आपको जो है यहाँ पर बताया इसके बारे में। 3 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को विद एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ। ब्लैक डेथ इज द नेम गिवन टू। ब्लैक डेथ किसको कहा जाता है? तो ब्लैक डेथ जो कि 14 सेंचुरी में 1348 से 50 के दौरान जो है वो हुई, जिसमें इंग्लैंड की 30 से 40% जनता खत्म हो गई और बहुत से पादरी मर गए, जिस वजह से कम पढ़े लिखे लोगों को बना दिया गया, प्रीस्ट जो है वो बना दिया गया। और उन्होंने जब अपने हाथ में जैसे ही ये पावर आते ही उन्होंने जो है वो गलत सलत कार्य जो है वो करने शुरू कर दिए। इस समय सबसे ज़्यादा करप्शन 14 सेंचुरी में चर्चेस में ही था, और इसका कहीं ना कहीं एक कारण ब्लैक डेथ भी थी। ब्लैक डेथ जो है किसको नाम दिया गया है? प्लेग को, दैट इज प्लेग, ब्यूबोनिक प्लेग को नाम दिया गया है ब्लैक डेथ। ठीक है। उसके बाद जो है 1348 से 50, प्लेग तो कई बार आया लेकिन ब्लैक डेथ जो है वो कहा जाता है प्लेग को, जो कि 14th सेंचुरी में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वॉर ऑफ रोजेस। ये वॉर ऑफ रोजेस 30 साल का युद्ध था जो इंग्लैंड में सिविल वॉर था। कौन कौन से दो हाउसेस के बीच में, कौन कौन से हाउसेस थे? देखिए, यॉर्क्स और जो है यॉर्क्स और लिंकेस्टर्स जो है वो ये हाउसेस थे। और यॉर्क, भाई वॉर ऑफ रोजेस में दोनों हाउसेस के अपने अपने जो है वो जो सिंबल्स थे वो रोजेस थे, और ये यॉर्क्स और लिंकेस्टर्स के बीच में जो है ये युद्ध था जो कि चला 1455 से 1485 तक। 55 से 85 तक वॉर ऑफ रोजेस हुआ। तो ये सिविल वॉर था, ये इंग्लिश सिविल वॉर था। तो ये जो है, अब इसके बाद वॉर ऑफ रोजेस, द वॉर ऑफ रोजेस किसके वर्क में हमें वॉर ऑफ रोजेस देखने को मिलता है? यानी कि कौन सा राइटर है जिसने अपने वर्क्स में वॉर ऑफ रोजेस को जो है वो दिखाया है? अब आप सोच सकते हैं वो कौन सा राइटर जो है वो होगा। देखिए, कौन सा होगा आप खुद ही बताइए। देखिए, ये शेक्सपियर के हिस्ट्री प्ले में शेक्सपियर ने वॉर ऑफ रोजेस को अपने वर्क में जो है वो शो किया है, क्योंकि इसी के बाद ट्यूडर डायनेस्टी, वॉर ऑफ रोजेस के बाद ही ट्यूडर डायनेस्टी जो है वो आई थी। तो शेक्सपियर ने अपने वर्क में वॉर ऑफ रोजेस को दिखाया है। तो शेक्सपियर, ठीक है जी।
विलियम शेक्सपियर। अब ये आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैडमैन एंड सिनेवुल्फ कौन थे? ये बहुत फेमस पोएट्स थे, लेकिन ये थे कौन? ये चौसर के प्रेडिसेसर्स थे, यानी कि चौसर से पहले के महान जो है वो पोएट थे कैडमैन एंड सिनेवुल्फ। ये पोएट्स थे और ये किसके प्रेडिसेसर्स थे? चौसर के। तो ये थे प्रेडिसेसर्स ऑफ चौसर। चौसर से पहले थे ये महान पोएट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट बुक पब्लिश्ड बाय कैक्सटन इन 1474 वॉज। सबसे पहले तो एक ये चीज सुन लीजिए, विलियम कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस की जो प्रिंटिंग प्रेस जिसका इन्वेंशन हुआ था जर्मनी में गुटेनबर्ग के द्वारा, और प्रिंटिंग प्रेस को इंग्लैंड में लाने वाला था विलियम कैक्सटन इन 1476। 1476 में जब वो इंग्लैंड में लेकर आया था तो उसका जो पब्लिश करी थी उसने बुक वहां पे, दैट इज डिफरेंट। और 1474 में जो उसने असेंबल कर लिया था, तो जो पहली बुक पब्लिश करी है उसने वो कौन सी है? देखिए 76 में तो वो इंग्लैंड में लेकर ही आए, लेकिन उससे पहले उसने असेंबल कर लिया था। तो जब विलियम कैक्सटन, अच्छा कैक्सटन और प्रिंटिंग प्रेस और रेनेसांस को इंग्लैंड में लाने का एक बहुत बड़ा जो है प्रिंटिंग का भी योगदान है। जो किताबें जो मैन्युस्क्रिप्ट्स के रूप में थी, जिन्हें कुछ ही लोग पढ़ सकते थे, वो किताबें जब लोगों के हाथ में आई, सस्ती, क्योंकि सस्ती हो गई, पब्लिश हो गई, तो उससे लोगों के मन में लोगों के बीच में एक अवेकनिंग आई। तो इस अवेकनिंग को का श्रेय बहुत हद तक इंग्लैंड में विलियम कैक्सटन को दिया जाता है। और विलियम कैक्सटन ने जो पहली बुक पब्लिश करी थी दैट वाज हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। तो देखिए आज के क्वेश्चंस कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन फिर भी जो है धीरे धीरे क्वेश्चंस, मैं सोचूं काफी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दूं। तो ये है आपके क्वेश्चंस जो मैंने 8 लिए हैं, बाकी के भी अभी और क्वेश्चंस जो है मैं ले रही हूँ। चलिए आगे मैं क्वेश्चंस जो है वो लिख रही हूँ, अब आप लोग आगे के क्वेश्चंस देख लीजिए। फटाफट फिर से क्वेश्चंस जो है वो लिखती हूँ। देखिए और क्वेश्चंस मैं लिख रही हूँ आप लोगों के लिए। आई नो इट्स टाइम कंज्यूमिंग, बट क्या करें। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी हैं। Queen Elizabeth ascended the throne in Charles I was executed in
देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अब आज मैं आपको ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो करवाऊंगी। तो देखिए ध्यान से। इन विच ईयर वॉज द ग्लोब थिएटर बिल्ट? ये मैंने आप लोगों को, देखिए, कि कौन से ईयर में ग्लोब थिएटर जो है वो बना था। इवन मैंने आपको इस पे पूरा करवाया था कि ग्लोब थिएटर कब बना था, कब जो है वो जल गया था। तो ये सारा ही मैं आपको दोबारा से जो है एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले ग्लोब थिएटर की अगर हम बात करते हैं तो ग्लोब थिएटर कब बना था, पूरा एग्जैक्ट डेट है इसकी। ग्लोब जो कि सबसे पहला जो थिएटर था शोडिथ में, द थिएटर, जब उसे डिमोलिश कर दिया गया था, उसकी टिम्बर से, लकड़ी से ही यूज हुई थी ग्लोब थिएटर को बनाने में। और ये बना था हमारा ग्लोब थिएटर 28 दिसंबर 1598। ग्लोब थिएटर बना था 28 दिसंबर 1598। और आपको ये पता है कि ये जो ग्लोब थिएटर था, इट गॉट बर्न्ड, कि ये जल गया था जब इसमें हेनरी एट का मंचन जो है वो हो रहा था। तो ये ग्लोब थिएटर जो है वो जल गया था। तो बना था ये 28 दिसंबर 1598 में। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि ये ग्लोब थिएटर की बात हुई। क्वीन एलिजाबेथ गद्दी पर कब आई? वो एज जो कि क्वीन एलिजाबेथ का ग्लोरियस जो जब समय शुरू होता है, तो वो कब से कब तक का है, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। तो ये है, देखिए, क्वीन एलिजाबेथ गद्दी पर आई। क्वीन एलिजाबेथ जिसके समय को कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर। अब ये भी है कि किसने गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर कहा है, लेटर सेंचुरी, एलिजाबेथन एज की लेटर सेंचुरी को गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर किसने कहा है? तो सीपी स्नो ने कहा है कि लेटर एज इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर। क्वीन एलिजाबेथ गद्दी पर कब आई थी? 1558 में क्वीन एलिजाबेथ, जो कि जिसका जो समय है वो लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। 1558 से 1603 तक क्वीन एलिजाबेथ ने इंग्लैंड पर जो है वो राज किया। इसी समय क्वीन एलिजाबेथ ने अपनी माइट, यानी कि अपनी पावर प्रूव करी थी डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मडा से, जो कि 1588 में हुआ था, जब स्पेन के पूरे का फ्लीट को जो है, जो समुद्र की तरफ से उन पे आक्रमण किया गया था इंग्लैंड पर, उसको हराकर क्वीन एलिजाबेथ ने अपनी माइट जो है वो प्रूव करी थी, डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मडा, दैट इज 1588। एंड नेक्स्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो है हम अब कैरलिन एज को जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका कि भाई चार्ल्स वन को कब मारा गया था, कब उसकी जो है उसको पब्लिक करी, उसकी उसको मारा गया था, क्यों मारा गया था? देखिए, जे चार्ल्स वन से पहले जो गद्दी पर राजा आया, दैट वाज जेम्स वन। जेम्स वन जो कि स्कॉटलैंड का था और वो प्रेस्बाइटेरियन धर्म को मानता था। और जब वो आया गद्दी पर तो बहुत से लोगों को ये उम्मीद थी कि कैथलिक्स को, कि वो उनके लिए कुछ काम करेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसे उड़ाने की एक योजना बनाई गई थी, जिसे जो कि गन पाउडर प्लॉट जो है वो माना जाता है, जो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया है। उसकी मृत्यु जो है कुछ ऐसी हैपनिंग्स ही नहीं थी। तो उसकी जब मृत्यु हुई तो उसके बाद उसका बेटा राजा बना चार्ल्स वन, जो अपने फादर से भी 4 कदम आगे था, जो पार्लियामेंट को बिल्कुल भी नहीं मानता था। अब पार्लियामेंट में वो लोग हुआ करते थे जो जनता के प्रतिनिधि। तो इसीलिए जब राजा के और पार्लियामेंट के लोगों के बीच में लड़ाई हुई, तो राजा को मानने वाले किवेलियर्स, जनता को, जो पार्लियामेंट को जो मानने वाले थे राउंड हेड्स, सिविल वॉर छिड़ा। आखिरकार पार्लियामेंट के जो लोग थे वो विजयी हुए और 1649 में चार्ल्स वन को पब्लिकली बी हेडेड जो है वो किया गया था। तो ये है कहानी इसके पीछे की। Who was appointed the Latin secretary during the Puritan government? ये सबसे बड़ी पोस्ट थी। मिल्टन जो कि एक प्यूरिटन था, मिल्टन जो कि क्रॉमवेल का समर्थक था। और जैसे ही क्रॉमवेल की गवर्नमेंट सत्ता में आई
जो मिल्टन को जो सबसे हायर जो पोस्ट मिली कि लैटिन सेक्रेटरी या सेक्रेटरी ऑफ द फॉरेन टंग, तो वो मिली थी प्यूरिटन गवर्नमेंट में किसको? मिस्टर जॉन मिल्टन को। तो ये एज जानी जाती है मिल्टन के नाम से भी, एज ऑफ मिल्टन। उसके बाद हमारा, अब हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो देखिए धीरे धीरे हम लोग जो है सारी एजेस को कवर करते हुए जो है वो चल रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन है कि द टर्म ऑगस्टन, ऑगस्टन जो है वो सबसे पहले किस फर्स्ट अप्लाइड टू अ स्कूल ऑफ पोएट्स? द टर्म ऑगस्टन वाज फर्स्ट अप्लाइड टू अ स्कूल ऑफ पोएट्स बाय, किसने ऑगस्टन टर्म दिया था? तो जी किसने दिया था ये टर्म? डॉक्टर जॉनसन ने, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ऑगस्टन एज, जो मैंने आपको ऑगस्टन एज के बारे में बताया था कि ऑगस्टन एज नियो क्लासिकल एज या स्यूडो क्लासिकल एज, 18वीं सेंचुरी, ये लोग मानते थे कि जो क्लासिकल एज थी यानी कि ऑगस्टस ऑक्टेवियस सीजर की जो एज थी, उसके जो क्लासिकल राइटर्स थे यानी कि जो क्लासिकल रोमन एंड ग्रीक राइटर्स थे, उनकी शैली को वापस जो है वो लेकर आए लिटरेचर में। मगर इनकी सबसे बड़ी खामी ये थी कि ये लोग अब सिर्फ फॉर्म पे ध्यान देते थे, कंटेंट पे ध्यान नहीं देते थे। तो इसे स्यूडो क्लासिकल एज यानी कि नकली एज भी कहा जाता है। तो यहाँ मैं अब हट जाती हूँ और आप लोग ये देख लीजिए क्वेश्चंस जो हैं सारे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस और करवा देती हूँ। अब आगे मैं थोड़े से क्वेश्चंस और करवा रही हूँ। आई नो कि इट्स टेकिंग टाइम, अगर मेरे पास जो है कुछ और चीजें होती तो बहुत जल्दी जो है वो मैं कवर करवा देती, मगर एवरी गुड थिंग टेक्स टाइम। तो हर अच्छी चीज समय लेती है, तो हो सकता है आने वाले कुछ समय में मैं आपको स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाती दिख जाऊं। अभी जैसा है आप प्लीज एडजस्ट कर लो मेरे साथ। The next one is 14th question है, who called the 18th century the age of prose and reason? तो चलिए अब यहां तक के क्वेश्चंस मैं अब आपको करवा रही हूं। किसने 18th सेंचुरी को कहा है द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन? कि 18th सेंचुरी को किसके द्वारा कहा गया कि इस सेंचुरी में जो केवल जो
डोमिनेंट चीजें थी वो थी प्रोज। इसमें कविता को, भावनाओं को स्थान नहीं दिया गया। तो ये कहना है, ये कथन है मैथ्यू आर्नल्ड का, जो कि एक विक्टोरियन पोएट था। मैथ्यू आर्नल्ड, मोस्ट पेसिमिस्टिक पोएट ऑफ द विक्टोरियन सेंचुरी, उसका ये कहना था कि ये एज थी, एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। मैथ्यू आर्नल्ड। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को उसके रेफरेंस के साथ याद करते हैं, और जैसे कि मैंने सारी चीज आप लोगों को बता भी रखी है, तभी वो याद होती हैं। खाली रटने से कोई भी चीज नहीं होती, अब जब तक आपको उसका कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं पता हो। टेनिसन वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट आफ्टर। टेनिसन, जो कि विक्टोरियन सेंचुरी का विक्टोरियन रिप्रेजेंटेटिव पोएट माना जाता है, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जिसे अपनी पोएम के टिम्बकटू के लिए चांसलर मेडल मिला था। जो टेनिसन, जिन्होंने औरतों की पढ़ाई के लिए प्रिंसेस जो है वो पोयम लिखी थी, जिनकी कविता में हमें विक्टोरियन जो है सारी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो देखने को मिलते हैं, वो टेनिसन किसके बाद पोएट लॉरिएट बने थे? तो वो पोएट लॉरिएट बने थे विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद। विलियम वर्ड्सवर्थ हु बिलोंग टू रोमांटिक एज। तो ये बने थे विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद। वर्ड्सवर्थ जो कि नेचर पोएट थे, और ये भी आपको पता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने जब पोएट लॉरिएटशिप एक्सेप्ट करी थी तो उनको काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था, और रॉबर्ट ब्राउनिंग ने तो उन्हें लॉस्ट लीडर, एक कविता ही लिखी थी जिसमें उन्हें लॉस्ट लीडर कहा था। और विलियम वर्ड्सवर्थ ने लेकिन जब पोएट लॉरिएटशिप एक्सेप्ट करी थी तो उस दौरान उन्होंने कोई पोएम नहीं लिखी, बिकॉज ही वॉज मच ब्रोकन बाय द सडन डेथ ऑफ हिज डॉटर। तो ये थोड़े से रेफरेंसेस हैं जो साथ में आपको दे रही हूँ। इसके बाद आते हैं, E.M. फॉस्टर ने पैसेज टू इंडिया लिखी है, जो कि एक नॉवल है, और वो किस चीज से डील करती है? तो ये मॉडर्न राइटर हैं E.M. फॉस्टर, और ये ब्रिटिश और इंडियन रिलेशन के को बताती हुई है। इसमें एक और आपको एक फैक्ट बताती हूँ कि पैसेज टू इंडिया एक पोयम भी है, जो नॉवल है तो E.M. फॉस्टर ने लिखी है, और पोयम है तो वो लिखी है वॉल्ट विटमैन ने। तो ये जो है अलग अलग चीजें हैं। E.M. फॉस्टर की पैसेज टू इंडिया डील्स विद कि E.M. फॉस्टर की पैसेज और दिखती है ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में रिलेशनशिप बिटवीन the British and the Indian. The next one is who was believed to be a classicist in literature. ये खुद ने, उसने ही अपने बारे में ये कहा है कि अगर मैं बात करूं तो मैं लिटरेचर में क्लासिसिस्ट हूँ, यानी कि ग्रीक और उनको जो है उनको मैं मानता हूँ, ग्रीक और रोमन राइटर्स को। जब मुझे पॉलिटिक्स की बात आए तो मैं रॉयलिस्ट हूँ, और जब रिलीजन की बात आए तो मैं एंग्लो कैथलिक हूँ। एंड एंग्लो कैथलिक इन लिटरेचर नहीं, इन रिलीजन। ये मैं इसमें गलती से लिख गई। तो ये कथन है T.S. Eliot। T.S. Eliot who was a modern poet, और जिनकी जो वेस्टलैंड है वो एक लैंडमार्क मानी जाती है, जो कि 1922 में आई थी, मॉडर्न एरा का लैंडमार्क मानी जाती है। T.S. Eliot जो कि बहुत ज़्यादा सिंबल्स को यूज़ करते थे, उन्होंने ही अपने बारे में ये कथन कहा है। तो आई होप कि ये जो मैंने थोड़े से क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए हैं ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। अभी मैं कुछ दिन और ये जो है क्वेश्चंस की सीरीज जो है वो आप लोगों के साथ कंटिन्यू रखूंगी। तो आप मुझे बताइए, और क्वेश्चंस हैं मैं आपको फिर बता देती हूँ मैं क्या क्या करूँ। जो लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे ना, वो ये क्वेश्चन मुझसे पूछने के नहीं, मैम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कराओगी नहीं कराओगी, मैम ग्रामर कराओगी नहीं कराओगी, मैम राइटर्स कराओगी नहीं कराओगी। तो भाई मैं पहले ही बोल रही हूँ मैं सारी चीज कराऊंगी। क्वेश्चंस आप लोगों की डिमांड थी तो मैं क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों को करवा रही हूँ। और अगर आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा समय में मैंने कुछ कम क्वेश्चंस करवाए हैं तो मैंने एक एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन भी दिया है। बहुत सारे लोगों को ये भी लग सकता है यार क्वेश्चन तो 17 ही हुए, मैडम ज़्यादा बकवास कर रही थी। तो हो सकता है कि ये जो मेरा बोलना है वही जो है वो काम आए आपके, क्योंकि कुछ सुने हुए फैक्ट्स जो हैं वो याद रह जाते हैं, इसलिए मैंने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करा है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगा हो तो इसको कमेंट करके बताइएगा कि इस सीरीज को कंटिन्यू करूं या आज कल जो है कुछ और जो है वो आप लोगों को पढ़ाऊं। तो
तो बताइएगा जरूर। मिलते हैं कल। गुड नाइट, बाय बाय।